इनके दो शेरों के साथ इनका खैर मकदम करते हैं कि वही मुझको नजरअंदाज करते हैं जो कहते थे कि तुझ पर नाज करते हैं। दुआ है खैर हो अंजाम इस दिल का कि अब हम इश्क का आगाज करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का भी आगाज सुभाष पाठक ज़िया साहब के शेर के साथ किया है। और आप सब सभी हमसे जुड़े और अपने सवाल जरूर रखें जो भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले तो सुभाष भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस चैनल पे और इस प्रोग्राम में। जी, और आपको भी मेरा आदाब, और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुखनवर के और जो जानिब हैं, उन सबको मेरा आदाब और बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया। सुभाष भाई कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, एकदम ठीक ठाक हूँ। आप बताइए क्या हाल चाल है? माशाल्लाह। तो चलिए अब आज का आगाज करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुभाष भाई, जैसा कि हमने आपकी किताब ही पढ़ी थी, तुम्हीं से ज़िया है, बहुत ही खूबसूरत किताब है और शायरी का जो आपका लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। बात यही से शुरू करते हैं कि जब आपने शायरी का शौक हुआ तो ये किस जमाने में हुआ? बचपने में हुआ या जवानी में आकर आपको शायरी का शौक हुआ? ये कौन सी उम्र थी जब आपको लगा कि अब शायरी करनी चाहिए? जी जी, दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शायरी का मेरा शौक था वो तमाम उन कवियों या शायरों की तरह नहीं था कि जब आप बहुत बचपन में होते हैं, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि आप 4th स्टैंडर्ड में, 5th में और आपने कविता लिखी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि कुछ अच्छा पढ़ने का शौक जरूर रहा था बचपन में, लेकिन जो शायरी की शुरुआत है तो यूं समझिए कि ये 2012 11-12 के आसपास शुरू हुई, और उस वक्त वही मेरी 20-21 साल की जो उम्र है वो रही है। तो कह सकते हैं कि ये शुरुआत, अब जैसे आपने जवानी का जिक्र किया है, तो उसकी शुरुआत के साथ इसकी शुरुआत मान लीजिए। जी, तो मतलब आपने जो है बाज़ाब्ता तौर पे एक जवानी की जो है हालत में आपने उस वक्त जो है शायरी शुरू की। सुभाष भाई, एक बात बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा तारुफ पहले सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी, तो और जिले में एक छोटी सी तहसील आती है करेरा, और करेरा में एक छोटा सा गांव आता है समूहा। तो वहां से मैं हूँ, समूहा से हूँ। अगर ऐसे लोग जानते हैं तो शिवपुरी से जानते हैं, और अगर वैसे समझेंगे तो वही मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और फिलहाल वहीं करेरा में ही रह रहा हूँ, और वहीं रहते हुए ये सब शेर व शायरी और तमाम जो भी मसरूफियात चल रही हैं। अच्छा सुभाष भाई, एक बात बताएं कि जो ये शायरी का जो शौक है, ये सिर्फ आपसे ही शुरुआत हुई है या आपके पहले भी आपकी फैमिली में कोई शायरी क्या करता था? नहीं, दरअसल ये शुरुआत तो मुझसे ही हुई है। मेरी फैमिली में तो ऐसा कभी कुछ था नहीं। फैमिली क्या, आप यूं समझिए कि जहां मैं हूँ वहां दूर दूर तक कोई शायरी का कुछ माहौल नहीं है, और ऐसा कह नहीं सकते हैं कि आप वातावरण से कुछ ले सकते हैं, एनवायरमेंट से कुछ ले सकते हैं, तो वो नहीं था। तो मेरी फैमिली में कई पीढ़ियों से ना तो कोई शायर हुआ है, ना कोई कवि हुआ है, ना कोई संगीतकार हुआ है। ये तो यूं समझिए कि ऊपर वाले की देन है, या उसने मुझे इसके लिए चुना। तो इसकी शुरुआत मेरे खानदान में मुझसे ही हुई है, और अभी मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं जरूर कोशिश करूं कि मेरे थ्रू ये जाते हुए और लोगों तक पहुंचे। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुभाष भाई, जब आपने शायरी शुरू किया, जब आपने शायरी शुरू करना, तो उस वक्त आपने सबसे ज्यादा किस शायर को पढ़ा था, या कौन सा ऐसा लम्हा था जिस वक्त आपको उसे देखकर आप अट्रैक्ट हुए कि नहीं अब शायरी की तरफ रुख करना चाहिए? वो कौन सा वक्त था? क्या था ऐसा था? वो वक्त वही था, मैंने बताया आपको कि 2000 जो उस टाइम का था, 11-12 वाला जो टाइम था। तो दरअसल क्या है कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत में ज्यादा शायरों के बारे में नहीं जानता था, या वो सच्चाई से अपनी बात में यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा शायरों या कवियों के बारे में मैं नहीं जान रहा था कि कौन से शायर हैं, कौन कवि है, क्योंकि जहां हूं वहां ऐसा कुछ नहीं था।
तो ये जो सिलसिला गजल के तरफ जो एक मेरा रुख हुआ, वो यूं हुआ कि जब मैंने रेडियो पे गुलाम अली साहब को सुना, जगदीश सिंह साहब को सुना या चित्रा जी को सुना, तो उनकी जो गजलें सुनते हुए गजल के बारे में मैंने जाना कि गजल क्या है और गजल की तासीर क्या है। जो बात यूं हुआ कि उस वक्त जब मैं गाने भी सुन रहा था, सारी चीजें हैं, तो मुझे गुलजार साहब के गाने बड़े पसंद आते थे। अच्छा। गुलजार साहब के गाने हों, चाहे वो आंधी फिल्म के हों या वो तो आज तक भी जो लिख रहे हैं वो सबसे डिफरेंट लिखते हैं, बहुत अलग कुछ था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम बहुत प्रभावित किया और मैंने उनको बहुत सुना। तो शुरुआत में अगर पढ़ने की बात करेंगे तो फ्री हूँ, अगर जब मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू मैंने किया और पत्रिकाओं में जब प्रकाशित होने लगा, तो जो पत्रिकाओं के माध्यम से जो शायर पढ़ने को मिले उनको मैंने पढ़ा है। एक चीज और बताते चलूं कि मैं जब शुरुआत में था तो गालिब का दीवान में लेके आ गया, भोपाल गया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि शुरुआत के 2 साल तक मुझे उसमें से कोई शेर समझ नहीं आया। अच्छा। जी जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। उसके बाद मैं जब करता रहा और उसके जब मैंने कोई शायरी की, तब जाके मुझे लगा यार कि ये कितनी बड़ी शायरी है, कितनी बड़ी किताब है। तो शुरुआती दौर में तो मैं यही मानता हूँ कि मैंने लोगों को खासकर गजल सिंगर्स को सुन के, तो ये मतलब पहला लगाव था, या जिनको देख के सुन के पढ़ के अंदर बातें हुई, ये लोग तमाम लोग थे वो। क्या कहें सुभाष भाई, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारी साथी ने एक सवाल किया है कि कोई एक आपकी पसंदीदा गजल हो तो आप वो सुना दें, तो फिर हम आगे बातों का सिलसिला जारी करते हैं। जी जी बिल्कुल। पसंदीदा तो गजल, मुझे ऐसा लगता है शायरी की तो सब पसंदीदा गजल ही होती है, जो भी गजल कहता है। लेकिन फिलहाल मैं वो गजल, जिस गजल ने मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा परिचय लोगों के बीच करवाया, और मेरी फर्स्ट बुक जो आई थी दिल धड़कता है, अच्छा। वो गजल मैं आपको पेश कर उसका मतलब यूं था कि है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। वाह जी बहुत शुक्रिया। है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। वाह वाह जी शुक्रिया। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है, करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। वाह। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। और एक शेर यूं सुने कि है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। वाह वाह। है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। और आखिर में ये शेर यूं सुनिएगा कि कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा सुभाष भाई। सुभाष भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो प्रोफेशन है और जो आपका पैशन है, ये दोनों सेम है या अलग अलग? नहीं, प्रोफेशन तो यूं समझिए कि मैं टीचर हूं, तो वहाँ साइंस में पढ़ाता हूं और ये शायरी है जो सबके सामने है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, या मैं ऐसे महसूस करता हूं कि अलग अलग कुछ नहीं है। वहाँ पढ़ाने का काम वहां भी करते हैं, और जब आप शायरी करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आप अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक
बिल्कुल वही माध्यम है। तो हालांकि देखने बिल्कुल। में दोनों अलग हैं, लेकिन एक नजरिए से पढ़ने पढ़ाने और सीखने के दोनों चीजें हैं। तो फिलहाल मैं अपने ही गांव में जो समूह है, वहाँ समूह हाई स्कूल में साइंस का टीचर हूँ। तो वो मेरा क्या कहते हैं? प्रोफेशन है। और जी तो सुभाष भाई, जब आपने शुरुआत की शायरी की, तो सबसे जी। पहला मुशायरा आपने कहाँ पढ़ा था? और कैसे आपका जो है मुशायरों की तरफ जो है आपको जो है अप्रोच किया गया, किस क्या वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पहले तो जब शायरी शुरू की तो एक मुझे लगता है कि पढ़ने की शुरुआत होती है वो हमारे जो स्थानीय जो नशिस्त होती हैं, हम्म। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जो काव्य गोष्ठियां होती हैं, तो वहाँ जाहिर सी चीज है कि मैं शिवपुरी से हूँ, तो पहले मैंने शिवपुरी में वहाँ पढ़ा। जी। अपनी नशिस्त गोष्ठियों में वहाँ लोगों से बहुत सराहना मिली, लोगों को शायरी पसंद आई, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल फर्स्ट वाला मुशायरा तो जस्ट बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सा जिसको मैं पहला कह सकूं, क्योंकि जी। पहले कई नजरियों में पहला होता है। एक तो ये है कि हम्म। आप जो मुशायरा पढ़ते हैं वो आपका पहला होता है। दूसरा, आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई बड़ा एक जिस पे बहुत बड़े बड़े शायर हों या कुछ हों तब पहला है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कुछ वो मुशायरा था जो कि मैंने पहली बार पढ़ा, और मेरा ये सौभाग्य मानिए या कुछ समझिए कि उसमें कुछ बड़े नाम या जिनको हम विरासत या धरोहर अपनी मानते हैं, उसमें गोपाल दास नीरज जी उसकी सदारत कर रहे थे, और पद्मश्री अशोक चक्रधर उसमें थे, दीक्षित धनकौरी साहब हैं, ये तमाम हम्म। लोग थे। तो इनकी सानिध्य में मुझे वो मुशायरा पढ़ने का मौका मिला, और मेरी नजर में वो मेरे लिए पहला ही मुशायरा है जो इतने अच्छे लोगों के साथ था वो। क्या कहना सुभाष भाई, आपका जो सफर है वो काफी खूबसूरत है, और इस दरमियान जो है आपकी कई किताबें भी आ चुकी हैं, दिल धड़कता है, तुम्हें से जिया है। जी जी उसके अलावा जो है आपको अलग अलग मंचों पर अलग अलग जगह जो है आपको इनाम इकराम से भी नवाजा गया है। और माशाल्लाह आपके जी पीछे जो है बैकग्राउंड में भी हमें भी वो नजर आ रहा है। तो ये जो सफर आपने शुरू किया, और ये जब आपको जो है मकबूलियत मिली, अलग अलग मुशायरों में आप जाते हैं, जी शिरकत करते हैं, एटलीस्ट आप जो है गालिब एकेडमी जैसे बड़ी संस्था है, उसके जी अलावा डीडी उर्दू है, आकाशवाणी है, अलग अलग चैनल्स पे भी आपकी शिरकत हमेशा होती रही। जी जब आपने जी। शुरुआत किया था और आज, आपको क्या लगता है कि अब तक इस सफर में क्या कुछ कमाया है? और मैं तो अपने आप को बड़ा खुश किस्मत यहाँ पे ये समझता हूँ कि भी बहुत कुछ मुझे मिला हुआ है, सच बताऊं तो। और ये जी। जब मैं पहली पहली बार मैं दूरदर्शन पर जैसे गया हुआ था, तो थोड़ी सी जो होती है ना कि एक बेचैनी टाइप की होती है जब आप सोचते हैं कि आप जी। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। जी। तो जी। ये कोई 2015-16 की बात थी जब मैंने मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर वो पढ़ा। हालांकि आकाशवाणी पे मैं अपने शुरुआत के दिनों में ही आकाशवाणी से मैं पढ़ रहा हूँ, तो बहुत खुशी ये होती है। लोग जो हैं वो तैयार नहीं होते हैं। जैसे मान के जी। चलिए कि अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई मैं शायर हूँ या मैं कोई भी हूँ, तो कोई आपको मानेगा नहीं। लेकिन जब लोग आपको आकाशवाणी से सुनते हैं या आपको टेलीविजन पर देखते हैं, मेरे साथ हुआ ये कि भाई पहले तो मेरे घर में भी मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने उस पर देखा, दूरदर्शन एमपी पे देखा, दूरदर्शन और पे। उसके बाद फिर आपके जो डीडी उर्दू है उस पे भी माशाल्लाह आने का मौका मिला है, और डीडी बिहार से मेरे कुछ इंटरव्यू प्रसारित हुए। तो क्या मैं कहना। ये मानता हूँ कि बहुत कुछ कमाया है। लोगों की इतनी मोहब्बतें मिली हुई हैं, वहां मैंने जिसको भी शेर सुनाए उनसे एक रिश्ता ऐसा जुड़ गया कि जो आज तक मुसलसल आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ चल रहा है, और उन लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें ईश्वर की कृपा से आपको नाम तो मिलता ही है, लेकिन जो दुआएं आपको मिलती हैं, जो लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये मुझे बिल्कुल। लगता है ये सबसे बड़ी कमाई है, इसकी इसका कोई मोल नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बिल्कुल कमाई बिल्कुल, ये अनमोल है। सुभाष भाई, आपका जो है एक टाइम्स ऑफ इंडिया अलवर के जरिए जो है एक कोरोना एंथम भी शाया हुआ था, उम्मीद।
और हाँ उसे काफी मकबूलियत जी भी मिली थी। और बिल्कुल। तो ये जो एंथम था, ये उम्मीद, ये कैसे शुरू हुआ? और इसकी अगर आप चंद लाइनें हमें सुना सके, अगर याद हो आपको। हाँ जी जी, मैं जिंदगी है आप भी समझेंगे कि ऐसा मौका शायद हम लोगों ने नहीं देखा था, है ना। तो उस टाइम पे सब लोग क्या कि अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे थे कि अगर हम राइटर हैं तो, जैसे मैंने जब मजदूर बहुत परेशान हो रहे थे तो मजदूरों पे एक नज्म लिखी थी, जो लॉकडाउन में हम्म। उनकी स्थिति थी। तो उस वक्त दो तीन लोगों के मेरे पास फोन आए कि भाई हम इस पे क्या ना एक गाना करना चाहते हैं हम्म। कोविड पे। हालांकि एक सर के साथ मैंने किया था, लेकिन वो किसी कारणवश उस वक्त रिलीज नहीं हो सका क्योंकि उन्हें खुद कोविड हो गया, मुश्किल हो गई। फिर हम्म। इसकी जब बात आई तो एक सिंगर है अजीत जैन करके, तो जी। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया अलवर जो है, और वो एक कोरोना को लेके एक गाना करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप उस काम को बेहतर कर सकते हैं। तो उस गाने को गा रहे थे मोहम्मद वकील, जिनको शायद अच्छा। ज्यादातर लोग जानते होंगे। मोहम्मद वकील जो वीर ज़ारा फेम है, उनका वो है कि आया तेरे दर पे दीवाना, और तमाम उपलब्धियां हैं उनकी। तो उनका मेरे पास फिर अच्छा। फोन आया कि भाई ऐसा है कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ये काम करना है, ये गाना है। तो मैंने उनको पूछा कि कितने दिन में करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिन का तो सवाल ही नहीं है, उनको हम्म। कल चाहिए ये। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इतनी फुर्सत है ही नहीं और वो जल्दी करवाना चाहते हैं, कल इनको चाहिए। तो अब यकीन मानिए मैंने एक ही सिटिंग में उसको बैठ के जो लिख दिया। तो इस क्या तरीके कहना। से वो सिलसिला उसको जो म्यूजिक उसने दिया है वो शिखा मयंक ने दिया हुआ है। तो वो गाना कंपोज हुआ, बना, और मुझे लगता है कि उस दौर में बड़ी जरूरी था ऐसा कि जो आपको कुछ हिम्मत देने वाला हो। उसकी जो दो तीन लाइन मुझे याद आती हैं, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। ऐसी पढ़ते हूँ कि सांस भरो मुट्ठी कस लो देखो पास सवेरा है, हम्म। सांस भरो हम्म। मुट्ठी तो देखो पास सवेरा है, अगले ही पल छट जाएगा इस पल जो अंधेरा है, वाह। बुझती आशाओं में हम प्राण फूकेंगे, हम्म। दीपों से हम्म। दीप जलाकर जग रोशन करेंगे, उम्मीद रखो हम जीतेंगे, उम्मीद रखो हम जीतेंगे। वाह। तो बहुत ये अच्छा। उम्मीद थी जीतने वाली। जी बहुत शुक्रिया। सुभाष भाई, बातें चली हैं गीत की, तो अभी आपका एक बहुत ही रिसेंट में एक गाना जो है लॉन्च हुआ है, वो पीकू शारदा की फिल्म जी है एनआरआई। तो जी जी। एनआरआई में जो ये गाना आपका आया है, तो ये सिलसिला कैसे मतलब शुरू हुआ, और किस तरीके से आपको जो है ये मौका मिला, और क्या इससे पहले भी और किसी फिल्म वगैरह में आपके गाने हैं? जी ये सिलसिला भी मैंने कहा कि जो इनके जो इसके जो संगीतकार हैं आदरणीय संजीव शर्मा जी, तो बहुत जी। पहले से वो मतलब मुझसे जुड़े हुए थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि एक कुछ गाना करना चाहता हूं मैं आपके साथ, और वो मेरा ही शेर था। फेसबुक से उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने वो शेर उठा के मुझे इनबॉक्स किया कौन सा और कहा शेर कि है, यार, जरा बता दें आप। वो शेर यूं था कि अ, जिस्म तो बिस्तर पे रहा शब भर, हाँ ये हाँ। दिल न जाने कहाँ कहाँ का। तो कहाँ कहाँ भटका, अच्छा है। कि उनके साथ कुछ गाने शुरुआत हमने की, जिसमें एक सॉन्ग उसका जो क्राई फाउंडेशन है, उसका एंथम भी हम लोगों ने उस इसके साथ भी वही स्थिति थी कि यार जल्दी करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। कि जल्दी करना है, तो उन्होंने मुझे उसकी पूरी कहानी जो थी गाने के लिए, वो उन्होंने फोन पे सुना दी कि यार ऐसे ऐसे है, ये करो। तो कुछ चीजों के साथ क्या होता है ना कि टाइम बड़ा अच्छा होता है। तो जी। उस गाने के साथ टाइम ये अच्छा था कि जैसे ही मैंने जो शुरू का जो मुखड़ा है वो उनको पसंद आया कि भाई ये इसको रख लेते हैं, बाकी काम करते हैं। तो फिर वो काम चला। हम्म। हालांकि गाना वो जल्दी तो उनके थ्रू मतलब मुझे ब्रेक वहां संजीव शर्मा के थ्रू मिला हुआ है। तो वो गाना कुछ बना, लेकिन फिर उसके बाद ये कोविड की वजह से ये जो फिल्म थी वो थोड़ी लेट हो गई, और अभी जाके वो फिल्म आई है। तो जर्नी, खूबसूरत जर्नी तय कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कुछ सोचा है कि फ्यूचर में आपको किस तरफ और रुख करना है शायरी के हवाले से? क्या पूरी तरह बॉलीवुड की तरफ रुख करना है? मेन चीज तो ये क्या है कि मेरा देखो शायरी को लेके एक बहुत साफ नजरिया ये है, शायद आपने तुम्ही से दिया है पढ़ी होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि पहली चीज तो मैं शायरी को शायरी की तरह से करना चाहता हूँ।
उसमें कोई शॉर्टकट मुझे नहीं चाहिए, कोई हल्कापन उसमें लेके नहीं ये मेरा सौभाग्य समझिए या किस्मत समझिए कि बड़े-बड़े लोगों की दुआएं मुझे तुम्ही से जिया पे मिली हैं, या इससे पहले मेरा जो शेरी मजमूआ था दिल धड़कता है, उस पर तमाम बड़े लोगों ने मुझे दुआएं दी। तो जी एक तो शायरी में पहली मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं शायरी को शायरी के ढंग से करूंगा और बिल्कुल। बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज भी मैं सीख रहा हूं, मैं क्या दुनिया का हर बशर ताउम्र सीखता रहता है, सीखता और जो है। सीखता रहता है आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप करना बंद कर देते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं सीखता रहूं और बेहतर से बेहतर शायरी में करता रहूं। हाँ, बिल्कुल बॉलीवुड की तरफ जाने का मेरा पूरा मन है और पूरा मकसद है। और क्योंकि मेरी शुरुआत, जहां से मैंने कहा ना कि मेरी शुरुआत गुलजार साहब को सुन के हुई है, उस वक्त मैं शायरों के बारे में तक नहीं जान रहा था। सब कुछ बड़े नाम सुरेश पाड़ेकर साहब या अनंत जलोटा साहब का नाम मैं ले सकता हूँ, हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है तो कुछ खास उनके बारे में कहना ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन बहुत बिल्कुल नहीं। सारी चीजें अभी हैं जो आपको सामने जरूर सुनने को मिलेंगी। आप मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑलरेडी 2 किताबें जो हैं शाया हो चुकी हैं, दिल धड़कता है, तुम्ही से जिया है। जी माशाल्लाह आपका शुरुआत जो है बॉलीवुड में भी हो चुकी है। आप जी आपका आपका गीत जो है वो कोरोना एंथम के तौर पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया हुआ। मतलब सफर जो है वो आपका बहुत खूबसूरत है। आपने शुरुआत की, उस दौरान की जो परेशानियां, उसके बाद जो है आज जब आपके वालिदैन, जब आपके घर वाले जब आपको इस कामयाबी पर देखते हैं, कैसा फील करते बहुत अच्छा लगता है उनको। मेन चीज तो ये है कि उनसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि जो मैं समझाना चाहता था वो समझा पाया हूँ। क्योंकि हैं? शुरुआत का जो सफर रहा, शुरुआत की जो आपकी जर्नी थी, उस टाइम पे एक तो क्योंकि मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड कोई शायरी का है नहीं, कोई कविता का है बिल्कुल। नहीं, तो लोगों को ये लग रहा था ना कि यार इससे होगा क्या, आई मीन मतलब इसका क्या मतलब है, इससे मिलेगा क्या, आप इससे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि भाई आप कुछ और काम कीजिए। तो अभी खुशी इस बात जी की होती है कि अब उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि इससे क्या होगा, ये वो क्या होगा। ये वो लोगों को बताते हैं। आज गांव के लोगों को अच्छा लग रहा है कि उनके यहाँ का कोई बंदा है जिसका नाम फिल्म से जुड़ रहा है, या जो फिल्म में कोई गाने जो लिख रहा रहा है। सुभाष भाई, आपके बच्चे भी हैं और काफी काफी जी। छोटे हैं वो अभी। हम्म। आपकी शायरी में इंटरेस्ट लेते हैं वो कभी कभी? मुझे समझ में आता है कुछ। आ, नहीं, वैसे ज्यादा तो अभी इतना बड़ा नहीं है, बेटा मेरा है 8 साल का है कुछ है, जी तो मेरी शायरी में तो वो कम मतलब यूं समझिए उसको सिर्फ इतना पता है कि दिल धड़कता है। वाह, वाह। इससे इससे ज्यादा उसको नहीं पता है, और वो हमेशा ये शिकायत मुझसे करता है कि आप जहां भी जाते हैं तो ये गजल क्यों पढ़ते हैं भाई, इतनी अच्छा। सारी गजलें आपने, हाँ आपने इतनी सारी गजलें कही हैं, इतनी सारी गजलें आपने लिखी हैं, तो फिर आप सिर्फ इसको क्यों पढ़ते हैं। दूसरी चीज है, मेरी बिटिया है अभी 2 साल अच्छा। की है, तो जब वो यूट्यूब पे कभी देखती है तो वो जैसे चहक के कहती है कि पापा, तो वो वहां पे बड़ी खुशी होती है। खुशी। वो जब यूट्यूब को चलाती है और वो वीडियो मुझे गजल सुनाते हुए देखती है, सुनती है, तो जितनी खुशी उसे होती है शायद उतनी मुझे खुशी होती है। और बेटे का ये है कि मेरी शायरी में जितना इंटरेस्ट, तो शायद अभी उसको उस लेवल पे, क्योंकि उसको वो नहीं है। विकसित नहीं है, तो ये हम जी सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको देख के उसको बहुत ये होता है कि वो खुद करने लगा है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे उसकी कुछ कविताएं हैं जो पिछले टाइम में एक बाल पत्रिका आती है उसमें प्रकाशित हुई थी, जिसने क्या कहना। उसने फ्रिज पे और पंखे पे या यूं अच्छा। कहें दूध वाला है, इस तरीके की, हाँ इस तरीके की छोटी छोटी कविताएं वो लिखता है। और अभी मैं उसको दिल्ली लेके आया था, राजीव गांधी अच्छा। फाउंडेशन में एक बच्चों का कार्यक्रम था, तो वहां उसने अपनी कविता पढ़ी थी, तो मुझे खुशी हुई कि चलो मैं कुछ चीजें आगे कर पा रहा हूँ। और वहां से आने के बाद उसने अपनी पूरी जो यात्रा थी, पूरी जर्नी थी, घर पे आके उसने पूरी डायरी में लिखी
कि हम क्या कहना। कैसे घर से निकले, कैसे ट्रेन में गए, वहां पे क्या खाया, मैंने क्या कविता सुनाई, सर ने मुझे क्या बोला। तो ये सब बातें हैं तो जो बच्चों तक मेरे थ्रू पहुंच रही हैं, और आशा करता हूं कि मेरी शायरी में इंटरेस्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो अपना कुछ नया करता है देख बहुत के मुझे, बहुत अच्छी क्योंकि बात हर है, बच्चा बहुत अच्छी बात। हर बच्चा अपने पापा को, अपने बाप को एक मॉडल समझता है। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं, तो हम इतना बेहतर करें कि वो ये माने कि नहीं, ये अच्छा काम है। तो बहुत खुशी होती है, बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं हैं कि वो और तरक्की करे और उसका जहन जो है खुले। सुभाष भाई, जी चलते बहुत चलते हम शुक्रिया। चाहेंगे कि आप, तुम्ही से जिया है कि जो आपकी जो किताब है शेरी मजमू, उससे कोई कलाम आप हमें सुनाना चाहें। जी जी, बिल्कुल। या तो अगर आप कुछ स्पेशली अपना कहेंगे तो वो सुना देता हूँ, नहीं नहीं, ताकि। आप अपनी पसंद सुनाएं आज। अच्छा, मैं अपनी पसंद का आपको सुनाऊं। तो पहले तो, उससे पहले मैंने एक ताजा गजल हुई है, वो पहले सुन लीजिए। जी जी। अ, इरशाद। उसके दो तीन शेर याद मुझे यूं आते हैं कि किसी की याद आती है मगर हम्म। किसकी नहीं मालूम। आए हाय। किसी नगमा तो गाया जा चुका दिल का, मगर फिर भी हर एक नगमा तो गाया जा चुका दिल का, मगर फिर भी ये धड़कन धुन बनाती है मगर किसकी नहीं मालूम। नहीं मालूम। वाह वाह। किसी की याद आती है मगर किसकी नहीं मालूम, तमन्ना जाग जाती है मगर किसकी नहीं मालूम। अब गजल का आपने कहा है तो मैं इसे गजल तुम्ही से जिया से सुना देता हूँ आपको। हम सफर कोई न हम राज हमारा कोई। हम्म। हम सफर कोई न हम राज हमारा कोई, काश देता हमें आवाज हमारा कोई। हमारा कोई। वाह वाह। हम सफर कोई न हम राज हमारा कोई, काश देता हमें आवाज हमारा कोई। हम तो खुद से भी कभी बात नहीं करते हैं। हम हम्म। तो हम तो खुद से भी कभी बात नहीं करते हैं। खाक जानेगा जहां राज हमारा कोई। हमारा कोई। वाह वाह। हम बहुत तो खुद अच्छा शेर। से भी कभी बात नहीं, बहुत शुक्रिया, हम तो खुद से भी कभी बात नहीं करते हैं। खाक जानेगा जहां राज हमारा कोई। और शेर ये सुने सैयद भाई के, हम ये समझेंगे कि मशहूर हुए हैं हम भी। हम ये हम्म। समझेंगे कि मशहूर हुए हैं हम भी। नकल करने लगे अंदाज हमारा कोई। हमारा कोई। वाह। बहुत शुक्रिया। हम ये समझेंगे कि मशहूर हुए हैं हम भी। नकल करने लगे अंदाज हमारा कोई। लाख किस्मत से शिकायत हो मगर ये तो है। लाख लाख किस्मत से शिकायत हो मगर ये तो है। हाँ, उठाता है हर एक नाज हमारा कोई। हमारा कोई। अच्छा है। हाँ, उठाता है हर एक नाज हमारा कोई। शेरी में सुना कि हमको लगता है फलक चूम रहे हैं हम ही। हम्म। हमको लगता है फलक चूम रहे हैं हम ही, जब फलक पे करे परवाज हमारा कोई। हमारा हम कोई। वाह। अच्छा हमको शेर है, लगता जिंदा है जिंदा फलक भाई, सच चूम है। रहे हैं हम ही, जब फलक पे करे परवाज हमारा कोई। और मक्ता यूं सुनिएगा कि एक मुद्दत की रियाजत में ये धुन निकली है। एक हम्म। मुद्दत की रियाजत में ये धुन निकली है। एजिया छीन न ले साज हमारा कोई। हमारा कोई। एजिया वाह छीन वाह। न ले साज हमारा कोई। हम सफर कोई न हम राज हमारा कोई, काश देता हमें आवाज हमारा कोई। बहुत जी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जी आपसे जी, मिलकर, आपसे बिल्कुल। बातें करके बहुत अच्छा लगा। जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हुई आपसे बातें करके। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मुझे सुन रहे थे अभी या सुन रहे हैं, जिसमें जो नाम मेरे सामने है, मैं कोई शिखा जी हैं जो सुन जी रही हैं, और राजेश जी जी हैं जो सुन रहे हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहूंगा। और चलते चलते दो तीन अशार मैं जी पेश जी। कर देता हूँ।
कि किसी की याद, किसी का ख्याल, कुछ तो है। हम्म। किसी की याद, किसी का ख्याल, कुछ तो है। सुकूने दिल के लिए बहरहाल कुछ तो है। कुछ तो है, वाह। किसी की याद, किसी का ख्याल, कुछ तो है। सुकूने दिल के लिए बहरहाल कुछ तो है। अधूरी नींद है या जख्म टूटे ख्वाबों के। अधूरी हम्म। नींद है या जख्म टूटे ख्वाबों के। हमारी आंख में ये लाल लाल कुछ तो है। कुछ तो है, वाह। अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुभाष भाई, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही तरक्की करते रहें, और ऐसे ही और फिल्में आपकी आती रहें, और उन फिल्मों में आपके नगमे जो है गुनगुनाए जाते रहें। हमारी नेक ख्वाहिशात और सुखनवर और की पूरी टीम की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सलामत रहें, अपना ख्याल रखें।